हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 6 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और 6 जून का सबसे पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट की PCS की एग्जाम में या फिर सेंट्रल की किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मणिपुर में अभी काफ़ी हिंसा का माहौल है। वहाँ पर जो वहाँ की मूल जनजाति है, मूल निवासी है, उनके बीच में काफ़ी मतभेद और डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति है। इस कंडीशन की जांच के लिए, इस हिंसा की जांच के लिए हाल ही में देखिए केंद्र सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा के कारणों और प्रसार के साथ दंगों की जांच के लिए न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। 3 सदस्य में से इस कमेटी के अध्यक्ष हो गए अजय लांबा। इनके अलावा देखिए 2 अन्य सदस्य की बात करें तो IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर इस कमेटी के सदस्य हैं। ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है, गृह मंत्रालय को 6 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। मतलब गृह मंत्रालय ने इन्हें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 माह का समय दिया है। मणिपुर में वहाँ के जो मूल निवासी है फ्रेंड्स, जो मेती समुदाय है, जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, इसके अलावा वहाँ की कुकी और नागा समुदाय, इनके मध्य में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है। काफ़ी हिंसा इन तीनों समुदाय के मध्य में हो रही है, जिसकी जांच के लिए हाल ही में इस आयोग को गठित किया गया है। तो अजय लांबा इस कमेटी या आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए, मणिपुर जो कि भारत का एक पूर्वी राज्य है, इसकी कैपिटल इम्फाल है। यहाँ की राज्यपाल अनसुईया उइके है और N बीरेन सिंह वर्तमान में मणिपुर के CM के पद पर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। 2023 की इस रैंकिंग के अनुसार IIT मद्रास को ऑल ओवर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। तो IIT मद्रास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रथम स्थान पर इस रैंकिंग में ऑल ओवर कैटेगरी में IIT मद्रास को रखा गया है। इसके अलावा इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली को रखा गया है। अब देखिए, ये तो हो गई ऑल ओवर कैटेगरी की बात। अब अगर हम इसे सेपरेट करें और बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को रखा गया है। दूसरे स्थान पर JNU को रखा गया है, जो कि दिल्ली में है। और तीसरे स्थान पर दिल्ली की ही एक और यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में तीसरा स्थान दिया गया है। इसके अलावा रिसर्च कैटेगरी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT मद्रास को दूसरे स्थान पर रखा गया है और IIT दिल्ली को इस सूची में तीसरा स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ऑल ओवर कैटेगरी भी बता दी और यहाँ पर 2 सेपरेट कैटेगरी मैंने आपको बताई है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिए, अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो हर साल भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। सबसे पहली बार यह रैंकिंग 2015 में लॉन्च की गई थी। पूरे देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी की क्वालिटी क्या है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है, इस आधार पर इस इंडेक्स या रैंकिंग को तैयार किया जाता है। फ्रेमवर्क के द्वारा देश के सभी संस्थाओं को रैंक प्रदान की जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में ऑल ओवर कैटेगरी की बात करें तो IIT मद्रास को बेस्ट संस्थान या बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना गया है। आगे देखिए, फ्लैंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो देखिए, फ्लैंडर्स कप की अगर हम बात करें तो ये एक एथलेटिक्स मीट है फ्रेंड्स, जिसका आयोजन 2023 में बेल्जियम के एंटवर्प में हाल ही में किया गया है। इस प्रतियोगिता में
भारत के अमलान बोर्गोहेन ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह भारत के अमलान बोर्गोहेन फ्लैंडर्स कप में 2 अलग अलग प्रतिस्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। अब देखिए फ्लैंडर्स कप की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि एक एथलेटिक्स मीट है फ्रेंड्स, जिसे इंटरनेशनल एडवर्स एथलेटिक्स गाला के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में यह एथलेटिक्स की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। 2023 में इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया है और बेल्जियम में आयोजित किए गए इस एथलेटिक्स मीट में भारत के अमलान बोर्गोहेन ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। आगे आ जाइए। हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो देखिए सुलोचना लाटकर की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट से संबंध रखती है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। महाराष्ट्र की अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने काफ़ी सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है और इसके अलावा महाराष्ट्र के रीजनल सिनेमा में भी इन्होंने काम किया है। मराठी भाषा में भी इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में इनके योगदान के कारण देखिए इन्हें 1999 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा क्योंकि ये महाराष्ट्र से थी तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने इन्हें 2009 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अब देखिए ये तो बात हो गई सुलोचना लाटकर की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी हस्ती का हाल ही में निधन हुआ है। ये भी अभिनय के क्षेत्र से ही संबंधित है और इनका नाम है गुफी पटेल। अब आपने इन्हें कहाँ पर देखा है? तो देखिए पुरानी जो महाभारत थी उसमें शकुनी का रोल गुफी पटेल के द्वारा ही किया गया था। अभिनय के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो गुफी पटेल और सुलोचना लाटकर दोनों ही अभिनय क्षेत्र से संबंधित है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए। प्रकृति के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो देखिए पहले बात करते हैं IUCN की। आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जब वो पूछता है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है। तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक को IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स इस संस्था का फुल फॉर्म है। प्रकृति के संरक्षण के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए IUCN काम करता है। 2025 में इसका जो विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन है इसका आयोजन UAE में किया जाने वाला है। आंसर ए हो जाएगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी 2025 के लिए UAE को सौंपी गई है। इस सम्मेलन का आयोजन 2025 में 10 से लेकर 21 जून तक UAE के अबू धाबी में किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। IUCN के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रकृति या पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करता है। इस संस्था की स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इस संस्था के द्वारा ही रेड डेटा बुक को जारी किया जाता है, जिसमें विश्व की जो संकटग्रस्त जीवों की प्रजातियां हैं उनको जगह दी जाती है। अब इस संस्था का ये जो सम्मेलन है जिसे वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ये IUCN के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए हर 4 साल में आयोजित की जाती है। 2025 में इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया जाएगा और इसके पहले 2021 में इसकी बैठक का आयोजन फ्रांस के मार्सिले में किया गया था। दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वेनेजुएला की तालावेरा खान किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि तालावेरा खान जो है ये वेनेजुएला में स्थित है, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है और ये जो खान है ये सोने की विश्व प्रसिद्ध खान है। अब ये सुर्खियों में क्यों हैं? तो देखिए वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में स्थित ये जो खान है जिसे तालावेरा खान के नाम से जाना जाता है, हाल ही में बाढ़ के कारण ये खान धंस गई थी, जिससे देखिए वहां पर काम करने वाले 12 मजदूरों की मौत हो गई थी। तो तालावेरा खान वेनेजुएला में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत में भी सोने की एक खान काफ़ी फेमस है जिसपे एक मूवी भी आई है। इस खान का नाम है कोलार।
कोलार गोल्ड फील्ड या कोलार गोल्ड माइंस के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसीलिए भारत में सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भारत का कर्नाटक राज्य है। ठीक है, हम तालावेरा खान की बात करते हैं। ये वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय देश है, जिसकी कैपिटल काराकास है और निकोलस मादुरो वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, कुछ सेशंस पहले ही मैंने आपको रामायण महोत्सव के बारे में बताया था। रामायण महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किया जाता है, तो रामगढ़ महोत्सव का आयोजन भी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया गया है। आंसर मिल जाएगा हमें। ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ राज्य में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन हाल ही में वहां के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थित जो रामगढ़ है वो एक अलग ही ऐतिहासिक पहचान रखता है। यहाँ की सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत भी यहीं पर लिखी थी, ऐसी मान्यताएं हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्लेस, जिसे रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे रामगढ़ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो रामगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है और रामायण महोत्सव का आयोजन भी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में ही किया गया था। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर के पद पर हैं। हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ किया गया? तो देखिए, लेवेंडर उत्सव का प्रारंभ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर उत्सव का शुभारंभ किया। आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, देश में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना इस उत्सव को आयोजित करवाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। लेवेंडर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही देखिए भारत में पर्पल रिवॉल्यूशन लाया गया था। बैंगनी क्रांति का संबंध भारत में लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से है। इस रिवॉल्यूशन के तहत देखिए जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लेवेंडर के पौधे दिए गए थे, जिससे जम्मू कश्मीर राज्य में लेवेंडर की खेती को बढ़ाया जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो पौधा है ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में हिमालय में तलछटी क्षेत्रों में इन पौधों की खेती की जाती है। तो लेवेंडर महोत्सव का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, ये शूटिंग से संबंधित प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। 2023 में इसका जो जूनियर वर्ल्ड कप है इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2023 आयोजित किया गया। अभी देखिए ये 9 जून तक चलेगा, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर पदक जीते हैं। उनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 9 जून के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो फाइनल टेली, मेडल टेली मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पर अभी के लिए केवल हम उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो कि इंडिया से हैं और इस प्रतियोगिता में उन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है। तो पहले देखिए संयम की बात करें तो इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मिक्स्ड टीम में गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। संयम और अभिनव चौधरी ने मिक्स डबल 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और लास्ट में मिक्स्ड टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में सुरुचि और शुभम बिस्ला ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रतियोगिता में इस वर्ल्ड कप में मेडल अपने नाम किया है। इसकी फाइनल टेली 9 जून के बाद आएगी, तब मैं आपको फाइनल टेली बता दूंगा कि भारत मेडल टेली में किस स्थान पर है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। अभी के लिए तो केवल आप इतना याद रख लीजिए कि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपने अभी कुछ दिनों में काफी बार न्यूज चैनल पर इसका नाम सुना होगा। कवच प्रणाली वही है जो कि ट्रेनों को आपस में एक्सीडेंट से बचाती है।
मतलब ये एक AI टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, जिसे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया था। कवच प्रणाली में देखिए हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दो ट्रेनों को आपस में एक्सीडेंट से बचाती है। अगर कोई ट्रेन सेम ट्रैक पर सामने से आ जाती है तो 300-400 मीटर पहले ही कवच नाम की ये जो प्रणाली है, ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ड्राइवर को अलर्ट करता है और इसके अलावा ऑटोमेटिकली ट्रेन के ब्रेक को एक्टिव कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का विकास रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इस कवच प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों में टक्कर जैसी जो दुर्घटनाएं होती है, जैसा कि अभी हमने ओडिशा में देखा है, ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलती है। यह जो टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो संचार के माध्यम से आपस में जुड़ी रहती है। देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के एंड तक इस सुरक्षा प्रणाली से भारतीय रेलवे नेटवर्क के केवल 1450 किलोमीटर तक के रूट को ही कवर किया गया है। मतलब ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर का जो रूट है, उसमें से अभी तक केवल 1450 किलोमीटर तक के रूट को ही कवर किया गया है। आगे प्रोसेस जारी है, लेकिन अभी समय लगेगा इसमें। तो अभी तक तो केवल मतलब 2022 के एंड तक तो 1450 किलोमीटर तक के रूट को ही कवर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 जून 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब आज की फैक्ट शीट में हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अलग अलग समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में जानेंगे कि ये किनके द्वारा स्वतंत्रता के समय या आंदोलन के समय प्रकाशित की गई थी। सबसे पहला देखिए अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। ये जो समाचार पत्र है मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। इंडियन मिरर और वामबोधिनी केशव चंद्र सेन के समाचार पत्र है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र है। काल परांजपे का समाचार पत्र है। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र है। आगे देखिए केसरी, मराठा और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र हैं। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा निकाला गया था। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग गोपाल कृष्ण गोखले की ही अन्य पत्रिकाएं थी। भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष का समाचार पत्र था। कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सावित्री, युगांतर और वंदे मातरम ये अरविंद घोष के द्वारा निकाले गए थे। इसके बाद संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय का समाचार पत्र था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा, ये एनी बेसेंट के समाचार पत्र है। लास्ट देखिए फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का समाचार पत्र था। तो ये ऐसे समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इन्हें एक नज़र में देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाइए, यहाँ पर हम लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। तो 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 जिसका आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है, इस प्रतियोगिता में मेडल टेली में पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद बनाए गए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को बनाया गया है। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इंटर ब्रांड की द बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड TCS है। हाल ही में चर्चा में रहा गगन विमानन क्षेत्र से संबंधित टेक्नोलॉजी है। भारत में कहां पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय को नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। तो MP की पहली सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया जा रहा है। लास्ट देखिए, हाल ही में भारत और नेपाल के मध्य कुल कितने समझौते हुए हैं। तो भारत और नेपाल के मध्य में हाल ही में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र है? आज ही के सेशन में हमने इसकी बात की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों समाचार पत्र को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।